नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 12th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पोजीशन। और इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं जो सभी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। यही प्रैक्टिस टेस्ट आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी यूजफुल है। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 दोस्तों को शेयर कीजिए। और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? ए कोल, बी ऑयल, सी नेचुरल गैस या डी बायोमास। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब पुराना, जैसे कि पुराना, और नॉन कन्वेंशनल मतलब जो पुराना नहीं है, उसका मतलब नया। कन्वेंशनल को एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जो खत्म होने वाला है, जो बार बार यूज करने से कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है उसको एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स कहते हैं, जो खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पुराना है, जो खत्म होने का चांसेस जिसके होते हैं? कोल भी कन्वेंशनल है, ऑयल भी कन्वेंशनल है, नेचुरल गैस भी कन्वेंशनल है। ये तीनों ही ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी। और बायोमास एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होगा। बायोमास मतलब बायोलॉजिकल मास। तो प्लांट और एनिमल मैटर हमेशा ही मरता रहता है और उससे बायोमास हमेशा ही जनरेट हो सकता है। स्पेशली प्लांट मैटर से बायोमास जनरेट हो सकता है। और बायोमास एक एनर्जी का सोर्स भी है और वो बार बार रिक्रिएट होता है। प्लांट मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है। तो वो एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो which of the following is not a conventional source? So biomass is not a conventional source. ठीक है, यहां पर not word पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 2, which of the following is not a non conventional source of energy? पीछे हमने देखा कन्वेंशनल सोर्स, अब नॉन कन्वेंशनल मतलब इनएग्जॉस्टिबल, जो खत्म ना हो सके, जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकें। सोलर, जियोथर्मल, न्यूक्लियर या नेचुरल गैस। Solar is a non-conventional source of energy because you can use it again and again. Geothermal is also a non-conventional source of energy because you can use it again and again. Nuclear energy एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और नेचुरल गैस भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ मैंने आंसर को डी लिखा है क्योंकि न्यूक्लियर भी एक नॉन कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि जब न्यूक्लियर और नेचुरल गैस में से किसी एक को चुनना होगा तो आप नेचुरल गैस को चुनिएगा, क्योंकि न्यूक्लियर के कई प्रिंसिपल्स होते हैं। एक तरह का न्यूक्लियर एनर्जी कन्वेंशनल भी है और एक नॉन कन्वेंशनल भी है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो थोरियम या प्लूटोनियम से डिराइव होता है वो लिमिटेड है। थोरियम या प्लूटोनियम का रिजर्व्स इंडिया के पास या वर्ल्ड के पास, तो उससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो एग्जॉस्टिबल होगी या कन्वेंशनल होगी। लेकिन अभी रिसर्च चल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे। अगर ये रिसर्च कामयाब हो जाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी बनाने की, या और कोई तरकीब जिसमें किसी भी एलिमेंट से आप न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं, बहुत सारी रिसर्च चल रही है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर वो एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। मतलब को नया कि वो नॉन कन्वेंशनल है, मतलब वो नया है, वो इनएग्जॉस्टिबल है, क्योंकि उस तरह से आप कितना भी न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। कहते हैं कि जो आपके पास एक 5 का सिक्का होता है ना, अगर उसको 100% आप न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में खर्च कर दें तो इतनी न्यूक्लियर एनर्जी बन जाएगी कि कई सालों तक पूरे भारत को एनर्जी देगी वो। तो लेकिन वो रिसर्च अभी चल रही है, वो हुआ नहीं। करंटली जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कन्वेंशनल ही है, क्योंकि वो एग्जॉस्टिबल ही है। तो इसलिए हम नेचुरल गैस को चुनते हैं, जो कि नॉट अ नॉन कन्वेंशनल। तो बाकी सारे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल है। नॉट नॉन कन्वेंशनल इज नेचुरल गैस, ये कन्वेंशनल। ठीक है, क्वेश्चन 3, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट about 82% of commercial energy consumed in the world comes from non-renewable energy resources. So among renewable sources of energy, including biomass, hydropower, geothermal, solar, and wind, biomass has the maximum share इन कमर्शियल एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब जितने भी रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, रेन्यूएबल मतलब बार बार रिन्यू किए जा सकते हैं, इनएग्जॉस्टिबल जो कभी खत्म ना हो। इनएग्जॉस्टिबल, रेन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल मतलब नए सोर्सेज, वो सब एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो अमंग रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग बायोमास, हाइड्रोपावर, जियोथर्मल, सोलर एंड विंड, बायोमास हैज द मैक्सिमम शेयर इन कमर्शियल एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, इसके अलावा कोल इज द मोस्ट अबंडेंट नेचुरल एनर्जी रिसोर्स।
या डी नन ऑफ द अबव? इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सभी सही हैं, ध्यान से देख लीजिएगा. सो आंसर होगा डी नन ऑफ द अबव, कोई इनकरेक्ट है ही नहीं. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल एनर्जी सोर्स? अब इनमें से कौन सा है जो कमर्शियल एनर्जी का सोर्स नहीं है? फायरवुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एनिमल डंग या न्यूक्लियर पावर? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स? नॉन कमर्शियल मतलब जो घर में हम वैसे यूज करते हैं, उसकी खास बिक्री या मार्केट नहीं है. तो फायरवुड, लकड़ी हम कहीं से भी जलावन के लिए ले लेते हैं. एग्रीकल्चरल वेस्ट, उपले वगैरह, वो भी कमर्शियल नहीं है. एनिमल डंग, उससे जिसे हम उपले बनाते हैं. तो ये तीनों ही नॉन कमर्शियल है. ठीक है, जो नॉन कमर्शियल नहीं है, नॉट अ नॉन कमर्शियल, इज न्यूक्लियर पावर. आंसर इज डी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर का जनरेशन हमेशा कमर्शियल होता है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है और फिर वो बिजली बिकती है. क्वेश्चन 5, which of the following is the best quality coal? anthracite, bituminous, lignite या subbituminous? अब इनमें से कौन सा बेस्ट क्वालिटी कोल है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या सबबिटुमिनस? सही उत्तर है एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद सबबिटुमिनस और फाइनली लिग्नाइट. सही उत्तर है ए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, crude oil is extracted in India from A, sedimentary rock, B, metamorphic rock, C, primary rock या D, all of the above? क्रूड ऑयल जो होता है मतलब कच्चा तेल, जलाने का तेल, पेट्रोलियम, वो भारत में एक्सट्रैक्ट किया जाता है किस तरह के पत्थरों से या किस तरह के डिपॉजिट से? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या प्राइमरी या ऑल ऑफ द अबव? सही उत्तर है सेडिमेंट्री. करंटली जो भारत में टेक्नोलॉजी है, उससे सेडिमेंट्री रॉक्स के जो लेयर्स होते हैं, उनके बीच में जो क्रूड ऑयल होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. मेटामॉर्फिक रॉक्स के लेयर्स के बीच में भी क्रूड ऑयल हो सकता है, पर उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी अभी फुल फ्लेजेड इंडिया में इस्तेमाल नहीं हो रही है. तो करंटली सेडिमेंट्री रॉक्स आंसर होगा. ठीक है. प्राइमरी रॉक्स क्या होता है? प्राइमरी रॉक होता है वो रॉक जो मॉल्टन लावा के पिघलने से बनता है, जैसे ग्रेनाइट. सेडिमेंट्री रॉक होते हैं जो प्राइमरी रॉक के इरोजन से बारीक बारीक जो रेत होती है, वो रेत फिर आपस में दब के रॉक बना देती है, वो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक. और मेटामॉर्फिक रॉक वो होती है जब सेडिमेंट्री रॉक ही बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा दबाव में, प्रेशर और हीट के कारण एकदम सख्त हो जाती है, तो मेटामॉर्फिक रॉक होती है. प्राइमरी रॉक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, और सेडिमेंट्री रॉक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, चूना, वो भी एक तरह का पत्थर है. और मेटामॉर्फिक रॉक का एक अच्छा एग्जाम्पल है मार्बल, क्योंकि जब जो लाइमस्टोन होता है वो ही जब बहुत ही हीट और प्रेशर में उस पर एग्जर्ट होता है, तो वो सख्त हो जाता है और वो मार्बल बना देता है. ठीक है, जो टफ मार्बल होता है. क्वेश्चन 7, व्हाट इज शेल गैस? अब शेल गैस क्या होती है? तो शेल एक तरह का अगेन रॉक होता है, और नेचुरल गैस फाउंड इन माइक्रोस्कोपिक शेल डिपॉजिट्स, वो होती है शेल गैस. या फिर बी, नेचुरल गैस, ऑल नेचुरल गैस कैन बी कॉल्ड शेल गैस. सी, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ द अबव? सही उत्तर है ए, नेचुरल गैस फाउंड इन माइक्रोस्कोपिक शेल डिपॉजिट्स, ये होती है शेल गैस. ये शेल के जो एक तरह का स्टोन होता है, डिपॉजिट होता है, उसके माइक्रोस्कोपिक पोर्स में गैस होती है, तो वो शेल गैस होती है. पर शेल गैस जो एक्सट्रैक्शन का टेक्नोलॉजी है, करंटली यूएस में काफी धड़ल्ले से यूज हो रहा है, इंडिया में नॉट सो मच. क्वेश्चन 8, which of the following is the major component of LPG gas? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या मिथाइल मरकैप्टन? तो प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन और मिथाइल मरकैप्टन, ये सभी एलपीजी गैस में थोड़ी बहुत मात्रा में होती है. मिथाइल मरकैप्टन इज द पंजेंट स्मेलिंग गैस, ओडोरस गैस, जिसमें ओडर, बदबू होती है, वो डाला जाता है एलपीजी गैस में, ताकि जब एलपीजी गैस गलती से अगर आपके घर में लीक हो तो आपको पता चले, क्योंकि नॉर्मली एलपीजी गैस में अपना कोई स्मेल नहीं होता है, इसलिए मिथाइल मरकैप्टन डाला जाता है. पर वो मेजर कंपोनेंट नहीं है. मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी गैस इज प्रोपेन गैस. प्रोपेन इज 3 कार्बन गैस. ठीक है, C3H8 is propane gas. ठीक है, that is the major component of LPG gas. Propane followed by butane followed by methane followed by methyl mercaptan. Methyl mercaptan is added in very small amounts like 1%. Question 9, the gas that is mixed with LPG to add a pungent smell is methyl mercaptan, methyl isocyanate, methane या carbon monoxide? Carbon monoxide is a noxious gas, it can kill you. Methyl isocyanate, again noxious gas, it can kill you. Methane, no. मिथाइल मरकैप्टन, इट हैज अ रियली पंजेंट स्मेल. तो वो गैस जो एलपीजी में डाली जाती है, जिसका बहुत पंजेंट स्मेल होता है, वो इसलिए डाली जाती है ताकि वो लीक हो अगर एलपीजी, तो आपको पता चल जाए.
तो मिथाइल मरकैप्टन वो गैस होती है। मिथाइल आइसोसाइनेट पॉइजनस है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है, और मीथेन भी का भी स्मेल उतना पंजेंट नहीं होता है। मिथाइल मरकैप्टन जो होती है वो सही गैस होती है, वही पंजेंट स्मेल होता है, वही डाली जाती है। क्वेश्चन 10, व्हाट फिनोमेनन इज विटनेस्ड इन हाइड्रो पावर जनरेशन? जब हाइड्रो पावर का जनरेशन होता है, जब पानी से बिजली का उत्पादन होता है, तो कौन सा फिनोमेनन देखा जाता है, क्या होता है? A, potential energy of water is converted to kinetic energy of turbine. B, kinetic energy of water is converted to kinetic energy of turbine. C, potential energy of water is directly converted to electrical energy. Yet D, none of the above. So the phenomenon that is witnessed in hydropower generation is water from a height is allowed to drop on a turbine, and then the turbine rotates the magnet, and then finally current is generated. So the potential energy of water, the energy that is stored in the water because of its height, potential. So potential energy of water is converted to kinetic energy of turbine because it moves the turbine. So kinetic energy of turbine, and finally electrical energy is produced. तो फिनोमेनन होता है ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में एनर्जी रहती है, क्योंकि वो एक हाइट पर है, और जब उतनी हाइट से वो गिरता है टरबाइन पर, तो टरबाइन मूव करता है, तो वाटर में पोटेंशियल एनर्जी होती है और टरबाइन में और वो पोटेंशियल एनर्जी टरबाइन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आज के लिए इतना ही। कुछ नहीं समझ में आया है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। किसी एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं एनर्जी के ऊपर अपना एक वीडियो लाऊं, और एक मैंने वीडियो बनाया भी था, पर वो उसको इनफ नहीं लगा उनको, तो मैं एक और मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके अलावा एक और प्रैक्टिस टेस्ट है जय एनर्जी के ऊपर, ये मैं लेके आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। एग्जाम की तैयारी करते रहें।